हेलो दोस्तों, जो हम लोगों ने करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनमें इम्पोर्टेंटली हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस को कवर करते हैं, उससे रिलेटेड 5 टॉपिक को कवर करते हैं। अब आज के जो हमारे टॉपिक यानी 23 जून के लिए हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, सबसे पहला विस्तारवादी नीति और आर्थिक मंदी से संबंधित है। विस्तारवादी नीति इसलिए क्योंकि आपने देखा कि लगातार जो मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक समिति है उसके द्वारा जो है लगातार रेपो रेट को कम किया गया है। उसमें हम देखेंगे कि उससे इससे संबंधित कौन कौन से पहलू हैं, क्या मतलब जो महंगाई दर में कंट्रोल आ रहा है इससे, या मतलब जो विस्तार या विकासवादी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इन द सेंस मतलब कि इससे संबंधित सारी चीज़ों को हम देखेंगे, सरकारी भी पहलुओं को देखेंगे, आरबीआई के भी, और आम जनता पर इसका क्या प्रभाव आगे पड़ेगा। फिर सेकेंड टॉपिक में हम एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे बड़ा एक उभरता हुआ पहलू है, जिससे जो है भारत जैसे देश भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है और इसके हर क्षेत्र में प्रभाव है। अगर मानव स्वास्थ्य को लीजिए या पशुधन से संबंधित पशुधन को लीजिए, तो हर जगह इसके एएमआर का जो प्रकोप बढ़ रहा है लगातार। इसमें देखेंगे कि ये क्या है, ये किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार जो है भारत इस चीज़ को लेकर वल्नरेबल या सुभेद्य है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल जो है ये एक फ्रिगेट है यानी युद्धपोत है, जो कि आखिरी युद्धपोत ऐसा है जिसमें जो है विदेशी सहभागियों की जो इसमें भागीदारी है। इसके बाद से भारत जो है इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वयं से अपने सारे इस प्रकार के युद्धपोत का निर्माण करेगा। इसलिए ये जो है विदेशी सहायता प्राप्त आखिरी युद्धपोत या फ्रिगेट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वांटम आधारित संचार है, जिसमें जो संचार है अभी जैसे सैटेलाइट बेस्ड संचार है, तो इसमें जो है कि हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी की सहायता लेकर हम किस प्रकार संचार को मतलब संचार का उपयोग करेंगे, किस प्रकार से ये संचार में लाभकारी होगी, किन किन पहलुओं का इसमें समावेश किया जाएगा, किस प्रकार ये सेफ एंड सिक्योर ज़्यादा होगी और साथ में स्पीड भी इसकी ज़्यादा तेज़ होगी। नॉइज़ जो है यानी जो नॉइज़ इस अगर कम्युनिकेशन के सेंस में नॉइज़ लिया जाए तो नॉइज़ उसको कहते हैं कि जब अगर दो जगह कम्युनिकेट कोई चीज़ किया जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो जो बीच में हर्डल आता है या डिसरप्शन आता है या अवरोध आता है उसको नॉइज़ कहते हैं। तो वो नॉइज़ इसमें किस प्रकार कम है और फिर ये कितना सेफ और सिक्योर है, किस प्रकार है, इन सारे पहलुओं को जानेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो कि अमेरिका द्वारा ईरान पर जो ईरान के कुछ 3 परमाणु ठिकानों पर जहां पर यूरेनियम संवर्धन प्लांट थे उन पर हमला किया गया है, उससे रिलेटेड सभी पहलुओं को देखेंगे। तो अब हम डिटेल में इनसे सारे पहलुओं को देखते हैं। इन क्योंकि हमारे यहाँ इसमें कुछ टॉपिक जो है संडे के कवर किए गए, क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर सीरीज है वो हम मंडे से लेकर सैटरडे यानी शनिवार तक का कवर करते हैं लगातार। संडे को हमारा ऑफ रहेगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम कि एक्सपेंशनरी या विस्तारवादी नीति और आर्थिक मंदी। जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा है कि पहले स्टार्टिंग में जो मौद्रिक नीति समिति थी उसने जो है 0.25 जो बेस रेट है जो रेपो रेट का वो कम किया था, लेकिन अभी जो हाल ही में पिछले हफ्ते चेंज किया है उसमें जो है डायरेक्ट 0.5 बेस रेट का कम किया। तो इससे जो है टोटल जो है 1% की रेपो रेट में कमी आई है, जिससे अभी जो है 5.5% अब हो गई है, ठीक है। तो इससे अब क्या होगा, जो रेपो रेट, एक तो रेपो रेट कम ही आई है, अभी हम देखते हैं कि विस्तारवादी किस तरह से है। दूसरी तरफ क्या है, गिरती मुद्रास्फीति, जो कि ये जो है 4% ±2%, ये जो है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है या मौद्रिक नीति समिति जो बनाई गई है, इसको एक लक्ष्य दिया गया था कि देश में मुद्रास्फीति को इस प्रेमाइस से 4% +2% ऊपर या 2% नीचे, इसी के बीच में रखे, जिससे जो देश में अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले और विकासशील
अर्थव्यवस्था बनी रहे। ठीक है, तो इस क्रम में जो है अभी आपने देखा कि हालिया में WPI हो या CPI हो, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो या थोक मूल्य सूचकांक है, दोनों में जो है कटौती देखी गई है या फिर उसमें गिरावट देखी गई है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया कि रेपो दर में जो है टोटल 1% की गिरावट हो चुकी है अभी जल्दी। फिर उसके बाद दूसरे पे आते हैं कि मुद्रास्फीति में कमी। तो इसका क्या होगा कि रेपो दर में जब कमी हो गई है तो अभी क्या है कि बैंक के पास जो है, बैंक से जो उधार लेने की लागत है ये सस्ती हो जाएगी या कम हो जाएगी। जैसे पहले जो 8% पे लोन मिलता था वो अब 8% की जगह, क्योंकि लोन जो है कहीं ना कहीं रेपो रेट से ही लिंक्ड होता है। रेपो रेट उसको कहते हैं जो बैंक जो अपने पैसा या एक्स्ट्रा पैसा जो RBI के पास रखता है, तो RBI जो उसे इंटरेस्ट देता है उसको जो है रेपो रेट कहते हैं। और यही अगर उलट देंगे, RBI जो यही काम अगर बैंकों के साथ करता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जो है बैंक के इंटरेस्ट रेट में एक इंपॉर्टेंट कड़ी साबित होते हैं, यानी वो उसको डिसाइड करने में एक भूमिका निभाते हैं। तो अब जब रेपो रेट 1% कम हो गया है तो बैंकों की जो ब्याज दरें हैं उसमें कमी हो जाएगी। और 1% बहुत बड़ा होता है, एक मतलब बड़ा अंतर है, कहने में 1% है, लेकिन अगर 1% की कमी हुई है तो इससे बस इतना समझिएगा कि अगर किसी की EMI जो है मंथली अभी अगर 50,000 आ रही है तो 1% कम करने के बाद अब उसकी EMI जो है 46,000 हो गई होगी। तो 4,000 का एक महीने में डिफरेंस आएगा। अगर एक साल की बात करें तो 12 चौको 48,000 की, यानी अप्रॉक्सीमेट 50,000 की कमी आ जाएगी। अब ये 50,000 जो है पहले उसको बैंक में देना पड़ता इसी लोन के लिए, सेम लोन के लिए, जैसे 60 लाख के लोन के लिए अगर किसी को 50,000 देना पड़ रहा है तो अब उसको जो है 46,000 देना पड़ रहा है। तो अब जो साल में 50,000 बचा तो वो क्या है, डिस्पोजेबल इनकम हो गई, यानी व्यय योग जो धन हो गया वो हो गया, या फिर प्रयोज्य आय हो गई जो कि जनता के पास उपलब्ध है अपने हिसाब से खर्च करने के लिए, तो वो चीज अब बढ़ गई। तो 50,000 अगर एक नॉर्मल जनता के पास जिसने जो है 50-60 लाख का लोन लिया उसके पास ये एक्स्ट्रा आई, सिर्फ 1% के डिफरेंस है। तो इसे समझिए कि अर्थव्यवस्था में कितनी ज्यादा जो है मॉनेटरी सप्लाई बढ़ गई या मौद्रिक आपूर्ति बढ़ गई। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि विस्तारवादी नीति, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो अब लोग खर्च करेंगे, उसको खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी यानी मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, फिर सप्लाई बढ़ाने के लिए जो है रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो फिर लोगों के पास धन की जो है आपूर्ति होगी, फिर ये जो है एक साइकिल बन जाती है जिससे जो है अर्थव्यवस्था में विकास का क्रम जो है सुनिश्चित होता है। ठीक है, अब ये वही पॉइंट है कि राजकोषीय नीति में बदलाव से क्या होता है कि सबसे जो कटौती की जाती है वो राजकोषीय रुख की ओर इशारा करती है कि कोई देश अगर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी या इंटरेस्ट रेट में कमी ला रहा है तो वो विस्तारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहा है या अपने विकास या उद्योगों को विकसित करने के और मतलब उनमें विकास में तेजी लाने के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सेकंड जो बात किया, इससे जो प्रयोज्य आय या डिस्पोजेबल इनकम में जो है बढ़ोतरी होगी। फिर उसके बाद आते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो राजकोषीय और मौद्रिक नीति का इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट अहम पहलू है कि ऐसे में जब आप देख रहे हैं कि राजकोषीय नीति, पहले एक चीज समझ लीजिए शार्ट में कि राजकोषीय नीति, फिर उसके बाद आ गई मौद्रिक नीति, जो दो टर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ज्यादा। तो अब राजकोषीय नीति उसे कहते हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जैसे कि सरकारी योजनाओं का खर्च बढ़ा दिया गया, जैसे मनरेगा या कोई LPG स्कीम या अन्य ग्रामीण क्षेत्रीय स्कीम है, चाहे शहरी क्षेत्रों से रिलेटेड स्कीम है, चाहे कोई भी स्कीम हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, आवास से संबंधित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, तो उससे क्या होगा कि जनता के पास पैसा आएगा। या एक्सपेंशनरी पॉलिसी, विस्तारवादी नीति, अब लोगों के पास पैसा आएगा तो यानी सरकार अपना खर्च बढ़ा रही है तो लोगों के पास मौद्रिक आपूर्ति को बढ़ा रही है। ठीक है, एक चीज हो गई कि अब इससे मौद्रिक आपूर्ति बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है। दूसरा क्या, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या होता है कि वो केंद्रीय बैंक करता है।
क्योंकि मौद्रिक नीति को देखना जो मौद्रिक नीति समिति की जिम्मेदारी है। अब मौद्रिक नीति समिति जो आरबीआई के 3 मेंबर होते हैं, इसमें 3 मेंबर गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन ये जो है मुख्यतः अगर कार्य की बात किया जाए तो ये केंद्रीय बैंक का काम है। तो केंद्रीय बैंक किस तरह से करता है? केंद्रीय बैंक अपने रेपो रेट को कम कर देगा, ठीक है, या अपने ब्याज दरों को कम कर देगा, तो उससे क्या है, क्यूमुलेटिव जो असर इसका आएगा, एसएलआर को कम कर सकता है, और अन्य जो भी चीजें एसएलआर, आरआरआर, इन सारी चीजों को, सीआरआर, इन सब चीजों को कम करने के बाद क्या होता है कि जनता के बैंकों के पास ज्यादा उपलब्ध धन हो जाता है। तो जब बैंकों के पास धन की ज्यादती होगी या उपलब्ध धन ज्यादा हो जाएगा तो वो लोन ज्यादा दे पाएंगे। लोन ज्यादा देने के साथ साथ वो अपनी इंटरेस्ट रेट को भी में कमी लाएंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास धन की उपलब्धता ज्यादा सुनिश्चित होगी। तो हमने देखा कि राजकोषीय नीति में किस प्रकार होती है, जो सरकार द्वारा की जाती है। अब मौद्रिक नीति में क्या होता है कि केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है। अब दोनों में जो समन्वय की बात हमने यहाँ पर लिखा है कि समन्वय आवश्यक है। समन्वय आवश्यक इस तरीके से है कि अगर दोनों में तालमेल नहीं रहता है, ठीक है। अब राजकोषीय नीति इस तरह से समझिए कि जैसे आपकी राजकोषीय नीति है, ठीक है। अब राजकोषीय नीति में एक्सपेंडिचर यानी व्यय जो है बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब व्यय बढ़ाया गया तो लोगों के पास जो है पैसे आए, ठीक है। लेकिन अगर जो है ये मौद्रिक नीति समिति ने क्या किया कि कठोर पॉलिसी कर दिया है, ठीक है। कठोर पॉलिसी ये किस तरह से किया, कठोर नीति कैसे कर सकती है, अपना जो है सीआरआर को बढ़ा दिया, एसएलआर की रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया, रेपो रेट को जो है बढ़ा दिया। तो अब ये अगर तीनों चीजें करती है कि सीआरआर को बढ़ा दिया, एसएलआर को बढ़ा दिया, आरआरआर मतलब रेपो रेट को बढ़ा दिया, तो अब क्या है कि ऐसे में जो है बैंकों के पास उपलब्ध धन जो है वो कम हो जाएगा। बैंकों के पास उपलब्ध धन कम हो जाएगा तो वो लोन नहीं दे पाएंगे। तो एक क्या हो, संकुचन की स्थिति हो जाएगी। संकुचन की स्थिति की वजह से जो सरकारी व्यय है ये इसके प्रभाव के लिए प्रतिकूल रूप से काम करने लगेगी, यानी उल्टा काम करने लगेगी कि सरकारी व्यय से जो रोजगार या मांग या आपूर्ति जो बढ़ाने की प्रयास चल रहा है ये चीज जो है उसको कम कर दे रही है। मतलब एक तरह से समझिएगा कि कोई एक दो पहलू है, ये अगर कार्य कर रहे हैं बढ़ाने का, ये काम कर रहे हैं घटाने का, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को जो है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो बात एक होगा कि एक ही जगह रह जाएगी, जिससे जो है विकास उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है समन्वय होना अति आवश्यक है इन दोनों चीजों में, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में, ठीक है। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या है कि घरेलू व्यवहार संबंधी मुद्दे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंडिया में एक मेंटालिटी बनी हुई है अभी भी, एक तो सेविंग पे ज्यादा भरोसा करते हैं कि सेविंग अकाउंट पे अभी भी ज्यादातर जनता, अभी पिछले 4-5 सालों से म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में पैसे बढ़े हैं रिटेल इन्वेस्टर के, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़े हैं। अभी भी लोग उसी प्रकार से अपनी जो है सेविंग को रखना चाहते हैं कि एक फिक्स डिपॉजिट में अभी रेशियो ज्यादा बना हुआ, कम हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा उसका स्तर है। फिर दूसरी चीज कि भारतीय लोग जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पास रखते हैं या फिर गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि गोल्ड में भी अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ी है, क्योंकि जो 2022 में गोल्ड का वैल्यू जो है 46,000 से 50,000 के बीच में वेरी कर रहा था गोल्ड की, ठीक है। ये 10 ग्राम की बात कर रहे हैं, 10 ग्राम की, ठीक है। अभी जो है ये अप्रोक्सीमेट 86,000 के आसपास चल रहा है। अब बीच में 1 लाख तक पहुंच गया था, तो गोल्ड भी एक अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट का अभी हो गया। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि डिमांड नहीं बढ़ती, सप्लाई नहीं बढ़ती, क्योंकि अब कोई इंसान समझिए कि गोल्ड में खरीद रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो लेके आ जाएगा अपने पास, वो रखा रहेगा, ठीक है। लेकिन उसी की जगह अगर कोई मतलब एक गाड़ी खरीद रहा है या फ्रिज खरीद रहा है, कूलर खरीद रहा है, कोई भी चीज खरीद रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि फ्रिज जब खरीदेगा
तो फ्रिज बनाने के पीछे एक पूरी प्रोसेसिंग यूनिट है कि उसके कच्चे माल की डिमांड आएगी, उसके फिनिश्ड माल की डिमांड आएगी, उसके जो मैनेजमेंट की डिमांड आएगी, उसके प्रोडक्शन की डिमांड आएगी, उसके फिर उसके मैनेजमेंट की सप्लाई की आएगी, उसके बाद बाजार की आएगी, फिर उसके बाद दुकानदार की आएगी, फिर अंतिम उपभोक्ता की जिम्मेदारी आएगी। तो इसमें क्या है, कई लोग शामिल होंगे और इसके साथ एक फ्रिज से जो है कई लोगों का विकास जो है जुड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसी चीजों में क्या होता है कि अगर इन्वेस्ट होता है तो वो एक चेन बनती है या एक मतलब एक श्रृंखला बनती है, जिससे जो है डिमांड और सप्लाई का जो है फायदा पूरे विश्व को या पूरे समाज को या पूरे देश को मिलता है और जो है विकास के क्रम को बढ़ावा मिलता है। लेकिन वहीं गोल्ड में निवेश से ये चीज अधूरी रह जाती है और उससे जो है एक देश के विकास में बढ़ावा उस तरीके से नहीं मिलता। ठीक है, जो कि हमने देखा है कि कोविड जब आया तो कोविड के बाद ये चीजें और बढ़ी कि लोगों को एक और सेफ और सिक्योर की मतलब अनिश्चितता की स्थिति हुई, तो लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट या निवेश जो है कम किए और फिर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जो कि मतलब उतने प्रोडक्टिव विकास को लेकर इतने प्रोडक्टिव नहीं रहे, क्योंकि उनमें जो है निवेश संबंधी गुणवत्ता या जो मतलब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी या विकास की कैपेसिटी, विकासहीन क्षमता, वो उसमें कमी थी। इसीलिए हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि रोजगार विहीन विकास भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। मतलब कि विकास तो हुआ है लेकिन उसने उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट या रोजगार जो है उत्पन्न या सृजित नहीं किए। तो ऐसे में यही होता है कि घरेलू व्यवहार संबंधी मुद्दे भी अहम हो जाते हैं कि सरकार तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी कर रही है, विस्तारवादी नीति, सरकार भी खर्चा कर रही है, मौद्रिक नीति समिति भी कम कर दी, लेकिन अब इंसान के पास पैसा, अब इंसान खर्च ही नहीं कर रहा या खर्च कर रहा है तो ऐसी जगह खर्च कर रहा है जिसका कोई फायदा ही नहीं है। तो ये भी चीजें अहम हो जाती है जानना। ठीक है, फिर उसके बाद मंद विकास संकेत, ये उसी से रिलेटेड है, सेम जो अभी पीछे आगे बताया कि अगर मतलब लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा विकास नहीं है या कम विकास रहेगा, होता रहेगा, तो ऐसे में लोग जो है सेविंग अपनी ज्यादा करेंगे और उससे क्या कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने कोविड के बाद से लगातार देखा है, कभी अप होता है फिर डाउन की तरफ फॉल होता है, क्योंकि अभी देखिए ट्रेड वार चलने लगा था, फिर अभी जो इजराइल को ईरान को लेकर हो रहा है जिसमें अभी यूएसए की भी एंट्री हो गई है। तो ऐसे में जब अनिश्चितता का माहौल होता है तो लोगों की सेविंग अपने आप बढ़ जाती है। फिर उसके बाद क्या है कि घाटे का जोखिम, इसमें क्या है कि कर कटौती से जो है राजस्व में कमी हो जाती है। जितना ज्यादा अगर जो सरकार ने अभी 12 लाख तक का कर दिया है जो जो इनकम टैक्स फ्री, तो अब 12 लाख की वजह से सरकार के पास जो है राजस्व की कमी होगी या अब जब सरकार के पास राजस्व की कमी होगी तो बाय डिफॉल्ट वो सरकार उतना व्यय नहीं कर पाएगी। जब सरकार की इनकम या आय ही 100 रुपए से घटकर अगर 80 रुपए हो जाती है तो अब उसके पास खर्च करने का ऑप्शन ही 80 रुपए है, जो कि पहले 100 रुपए था। तो सरकार भी अपने जो है कटौती करने की वजह से दूसरे रास्ते अपनाए या दूसरी जगह से टैक्स वसूल करे, अदरवाइज जो है सरकार को अपने खर्च पे कंट्रोल करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो रही बातें एक्सपेंशनरी पॉलिसी और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें था। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि एक एक्ट है FRBM एक्ट, FRBM एक्ट जो है 2003 का है, इसको भी देख लीजिएगा। इससे संबंधित है कि वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट मैनेजमेंट या बजट प्रबंधन इसको कहते हैं। इसमें भी जो मौद्रिक नीति समिति की जैसे है या राजकोषीय, जो इसमें क्या था कि FRBM में सरकार के लिए कुछ चीजें निश्चित की गई थी कि सरकार का राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए या राजस्व घाटा को कितने तक बनाए रखना चाहिए, प्राथमिक घाटा की क्या स्थिति होनी चाहिए, पूंजीगत घाटा एवं जो है चालू खाते घाटे को किस तरह से जो है कंट्रोल में रखा जाएगा। इस तरह के रिकमेंडेशन और उस पर कुछ जो है बाइंडिंग थी, तो उससे संबंधित प्रावधान FRBM एक्ट में दिए गए थे। इसको भी याद कर ले क्योंकि मेंस में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है अब इससे रिलेटेड हम देखें आर्थिक मंदी के दौरान जो है विस्तारवादी नीति अपनाने के लिए उपकरण। ठीक है,
जो जैसे अभी स्थिति है बीच में आई थी कि जो अमेरिका में फेडरल जो रिजर्व थे उसने भी अपने रेट को यानी अपने जो दर थी उसको लगातार बढ़ाए रखा था, तो उससे जो ऐसी स्थिति में किस प्रकार सरकार जो अपने यहाँ डिमांड या सप्लाई को बढ़ा सकती है, या मतलब जो अर्थव्यवस्था में विकास की दर है उसको बढ़ावा दे सकती है। तो इसमें कुछ पहलू हैं, उनको देख लेते हैं सरसरी निगाह में, कि जैसे सरकारी व्यय में वृद्धि। इससे सिंपल सी बात है, सरकारी जो ये हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं को एक शॉर्ट में रिवीजन की तरह देख लेते हैं कि सरकारी व्यय में वृद्धि करेंगे तो जो भी है बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी, सर्विसेज में होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो निवेश करेंगे, निवेश करेंगे यानी कोई भी चीज, या हो सकता है सामान खरीद ले, या हो सकता है कोई और चीज खरीद ले, तो खरीदेंगे जो चीज उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेंगे तो उसके डिमांड से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा यानी रोजगार बढ़ेगा। इससे जो ओवरऑल डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि कर कटौती या टैक्स कट। अब टैक्स कट की वजह से क्या होगा कि जैसे पहले हमें 12 लाख अगर इनकम है मान लिए, ठीक है, 12 लाख इनकम पे किसी को जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 50,000 जो है टैक्स देना पड़ता था। अब उसको 50,000 की जगह 0 रुपीज देना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि उसके पास 50,000 ये इनकम बढ़ गई। अब 50,000 इनकम बढ़ जाएगी तो उससे क्या है कि उसकी जो है एक्सपेंडिचर या व्यय क्षमता में वृद्धि होगी। तो सरकार ने इस तरह के भी कई प्रावधान किए हैं, जैसे व्यक्तिगत या पर्सनल इनकम टैक्स में कमी किया है, कारपोरेट जीएसटी दर में भी कई कमी किया है। तो इससे क्या है, डिस्पोजेबल इनकम या प्रयोज्य आय में वृद्धि हुई है, तो इससे भी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या, सब्सिडी या स्थानांतरण, या इसको अंतरण भी कह सकते हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है जैसे, ठीक है। तो सब्सिडी, इसमें क्या होता है कि सरकार, आपने देखा होगा पीएम किसान के तहत अलग अलग किस्तें जारी की गई। फिर टारगेटेड सब्सिडी भी होती हैं जो फूड ग्रेन के लिए भी हो सकती है, फ्यूल जैसे एलपीजी के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद जो है सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी इनडायरेक्ट सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे जो बूस्ट मिले अर्थव्यवस्था को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की रोजगार योजना। जैसे क्या हुआ था कि जब अमेरिका में 1930 की, जब 1930 का इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, जिसको ग्रेट या महान मंदी कहते हैं, तो उस समय कैसे पैसा दिया जाता, सरकार सिर्फ गड्ढे करवाती थी, अगले दिन उसको पटवाती थी, फिर अगले दिन गड्ढे करवाती थी, फिर उसके बाद गड्ढे खुदवाने के बाद पटवाती थी, और उसका जो है रोजगार, उसका जो है पैसे देती थी। उससे क्या होता कि जैसे इंसान, लोगों को सरकार ने पैसा दिया, अब लोगों के पास जब पैसा आएगा तो कोई चीज खरीदेंगे, कोई चीज खरीदेंगे तो उस चीज की डिमांड बढ़ेगी, और उस चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसको बनाने के लिए लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से क्या होगा, लोगों को जो है एक आय होगा, आय के स्रोत पैदा होगा। अब आय का स्रोत पैदा होगा तो लोग फिर अपना ऊपर जो है खर्च कर पाएंगे, खर्च करेंगे तो फिर वो डिमांड जो चीजें मांगेंगे या जिस चीज की डिमांड करेंगे वो चीजों की, उन चीजों की डिमांड बढ़ेगी। तो इससे क्या होता है, एक चक्रीय आकार की एक स्थिति बन जाती है जिसमें जो डिमांड एंड सप्लाई की जो है बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो विकास की दर होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की रोजगार योजना। जैसे इसमें मनरेगा की बात कर सकते हैं। मनरेगा की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रभाव इसका देखा गया, क्योंकि लोगों के पास आय में वृद्धि हुई, क्योंकि कम से कम 100 दिन का रोजगार की तो सिक्योरिटी है, और फिर अपने घर के पास ही में मिलता है, फिर अन्य क्षेत्रों में भी। और दूसरी चीज क्या है कि इससे जो कार्य किए जा रहे हैं वो मैनुअल किए जाते हैं, और इससे जो है पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी कई साल वो हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं एसेट जनरेशन का भी यानी परिसंपत्ति निर्माण का भी काम कर रहा है, और लोगों के हाथ में पैसे भी बढ़ा रहा है। तो इससे क्या डिमांड बढ़ा, और लोगों को क्या है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में संलग्न होते हैं या खेती में लगे होते हैं, लेकिन खेती क्या है, खेती के साथ मौसमी बेरोजगारी या सीजनल बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जैसे जिसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो ऐसे में जो लोग वहां पर एक्स्ट्रा हैं या खाली हैं, जैसे जहां पे 4 लोगों की जरूरत नहीं है, जहाँ जो काम 2 ही लोगों में हो जाएगा लेकिन 4 लोग लगे हुए हैं, तो 2 लोग जो है आगे दूसरे काम में या मनरेगा में शामिल हो जा रहे हैं। तो उससे क्या है कि वहां पे लोगों की आय बढ़ रही है, तो फिर डिमांड बढ़ रही है, चीजें खरीद कर, तो उससे निवेश की दर बढ़ रही है, तो विकास भी अपने साथ बढ़ेगा।
तो सार्वजनिक क्षेत्र की रोजगार योजनाएं भी इसमें अहम होती। फिर मौद्रिक नीति उपकरण। अब मौद्रिक नीति उपकरण में जैसे बताया था कि रेपो दर की कटौती के बारे में एक एग्जांपल आपको दिया था कि रेपो दर कितना अहम होता है। रेपो दर सिंपली क्या होता है कि बैंक के लिए उधार लेना आसान हो जाता, जब उधार लेना आसान हो जाएगा तो आगे देना भी आसान हो जाएगा। तो इससे जो है अर्थव्यवस्था में ऋण जो लेने की क्षमता होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इससे जो है ऋण, एक तो ऋण सस्ता हो जाता है हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको बता दिया कि कितना 1% के चेंजेस से कितना जो है कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है ऋण लेने की जो दर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सीआरआर एसएलआर में कमी। जो एक आरक्षित मुद्दा जो अनुपात रखना रहता है बैंकों को, ये दोनों हम बैंकिंग में भी देख रहे हैं। ये स्टैच्यूटरी जो रेशियो होता है, जो सांविधिक अनुपात है, ठीक है, या नकद आरक्षित अनुपात या सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं इसको, या फिर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसको बोलते हैं। तो इनको क्या होता है कि बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अगर आप 1991 की बात करेंगे तो उस समय जो है 40% तक था ये दर, तो बैंकों के पास ऋण देने की क्षमता ही सीमित हो गई थी। लेकिन अभी जो ड्रास्टिकली जो लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, उदारीकरण वैश्वीकरण, तो उस समय से धीरे धीरे कम किया गया। अब बैंकों को उस अनुपात की जगह बहुत कम अनुपात में ये चीजें रखी जाती है। लेकिन इसमें अगर जितनी कमी होगी, तो जितनी कमी होगी उतना ज्यादा बैंक के पास पैसा होगा। बैंक के पास जब पैसा होगा तो बैंक का काम ही है लोन देना। तो अगर बैंक जो लोन ज्यादा देगा तो उससे लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, फिर लोगों के पास पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी और आपका विकास जो है तेज आएगी, विकास में तेजी आएगी। फिर खुला बाजार परिचालन या ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन उसमें क्या होता है कि केंद्रीय बैंक के पास जो सरकारी बॉन्ड होते हैं, जो सरकार द्वारा बॉन्ड के थ्रू उधार लिया जाता है, अब वो अगर मार्केट में बेच देगा बॉन्ड, तो अगर समझिए कि अगर ये बॉन्ड को सेल किया सरकार मार्केट में, तो अब जब सेल करेगा तो अभी बॉन्ड है ना मार्केट में, तो जब बॉन्ड आ गया तो लोगों को उसके बॉन्ड के पैसे देने पड़े, तो पैसे केंद्रीय बैंक के पास आएंगे, तो अपने आप जो है पब्लिक के पास जो है पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन अब अगर बॉन्ड जो है खरीद ले, अभी तो बॉन्ड बेचा है, ठीक है, अब अगर खरीद लेती है ये सरकार या आरबीआई, तो अगर खरीद लेती है या सरकार खरीदती है, तो वैसे में क्या होगा, जब बॉन्ड खरीदेंगे तो बॉन्ड खरीदने के बदले तो उसको पैसा देंगे ना, तो मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा या मौद्रिक आपूर्ति जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बॉन्ड ये भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मार्केट में तरलता के संबंध में। फिर उसके बाद मात्रात्मक सहायता या क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात। क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसे कि वर्ड से ही डिफाइन है कि बड़े पैमाने पे जो है ये इसमें क्वांटिटी से संबंधित प्रावधान होते हैं कि इसमें तरलता बढ़ाने के लिए क्या होता है कि बड़े पैमाने पर जो है परिसंपत्तियों की खरीद कर दी जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब बड़े पैमाने पर खरीदारी हो रही है तो उसके बदले जो है मौद्रिका मुद्रा ही पे किया जाएगा या मनी सप्लाई की जाएगी। मनी सप्लाई करेंगे तो फिर मार्केट में डिमांड आएगी। फिर इसी तरह फॉरवर्ड गाइडेंस जो होता है, इसमें क्या होता है कि निवेशकों से संबंधित होता है कि निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद अगर अन्य सहायक उपायों की बात करेंगे तो छोटे छोटे उपाय जैसे एमएसएमई क्षेत्र में अब मुद्रा ऋण के बारे में है, या स्टार्टअप या स्टैंड अप योजनाएं जो चल रही हैं उनसे संबंधित कहीं ना कहीं वो भी जो मार्केट में पैसा बढ़ा रहे हैं, तो पैसा बढ़ाएंगे तो उतना ज्यादा काम बढ़ की रफ्तार ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो विनियामकीय सुविधाएं यानी बैंकिंग मानदंडों में अगर रिलैक्सेशन दे दिया, छूट दिया है, ठीक है। अब स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन जो कि अभी पहले हमने बात किया, तो ऐसी चीजें हम जो इस चीजों में मतलब यूज कर सकते हैं कि विस्तारवादी नीति से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिनके बारे में आपको जानना रहता। अब विस्तारवादी नीति के उद्देश्य की बात करें तो सिंपली आपको इससे लगी गया कि इसका काम है कि निवेश को बढ़ावा देना। निवेश को बढ़ावा देंगे तो मांग में बढ़ोतरी होगी, मांग में बढ़ोतरी होगी तो उस सामान को पर्टिकुलर बनाने के लिए रोजगार में लोग लगेंगे, उन जो इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो उनकी डिमांड बढ़ने से क्या होगा, निवेश, निजी निवेश भी प्रोत्साहित होगा और सभी तरीके से जब निवेश प्रोत्साहित होगा तो जो औद्योगिक विकास होगा उसमें स्पीड आएगी, और जब स्पीड आएगी तो मंदी या जो धीमापन जो अर्थव्यवस्था में वो तेज बढ़ेगा, ठीक है, वो उसमें कमी आएगी।
अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ठीक है, इसमें इसलिए ये न्यूज में था क्योंकि कीट आधारित प्रभाव के बारे में जो रिसर्च हुई है कि अगर कीट आधारित आहार का सेवन जो है पशुधन द्वारा किया जाता है तो उसमें जो है रोगाणुरोधी प्रतिरोध की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, उससे जो है ऐसी समस्याओं के समाधान में जो है एक सहायक का कार्य कर सकती है। अब आगे हम देखेंगे कि कीट आधारित आहार क्या क्या है और किसे कहते हैं, क्योंकि जो शब्द से ही अपने आप में डिफाइंड है कि कीट आधारित आहार के मतलब कीट का जो प्रयोग है वो पशुधन के लिए जो आहार के लिए या चारे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या खाद्य पदार्थ के लिए उनके लिए पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, उसमें अब देखते हैं कि ये क्या होगा कि अब हमारे पास क्यों इसकी जरूरत होगी या पारंपरिक पशु आहार के साथ कौन कौन सी जुड़ी समस्याएं, क्योंकि इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद जल और भूमि के उपयोग में भी वृद्धि हो रही, क्योंकि अब ऐसे क्या है कि अगर मतलब सिंपली देखें हम तो चारे की बात करें तो ये कुछ जानवरों के लिए ही कई मतलब बड़े एरिया की चारागाह की जरूरत पड़ती है, फिर उनके भोजन के लिए भी बड़े क्षेत्र को कवर किया जाता है और फिर एक्स्ट्रा भी सामान खरीदना पड़ता है एक किसान को या पशुपालक को इन चीजों की पूर्ति करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपने देखा होगा कि डाइक्लोफेनेक के साथ साथ जो कि मतलब इंपॉर्टेंट है पशुओं से संबंधित, फिर उसके बाद अन्य पशुओं की बीमारी के लिए बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया गया। एंटीबायोटिक दवा उसी को कहते हैं कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उनसे बचने के लिए जो लगाया जाता है, क्योंकि जो पशु होते हैं वो बाहर रहते हैं, फिर वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनसे बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, तो उनमें ऐसी बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ती हैं बैक्टीरिया। तो उनके लिए क्या होता है कि जो यूज में एंटीबायोटिक दवाई की जा रही है उसका जो है सही तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता, जिससे जो है उनमें ऐसी दवाइयों के प्रति प्रतिरोध शक्ति जो है प्रतिरोध क्षमता उनके अंदर ही डेवलप हो जाती है, जिससे होता क्या है कि उनमें जो इन दवाइयों का असर जो है वो कम हो जाता है या शून्य हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि फिर उन्हें अन्य बीमारियां जो है ग्रसित कर सकती हैं या फिर ऐसी बीमारियों के प्रति वो जो है प्रतिरोध क्षमता उनमें उनके कमी आ जाती है। अब क्या है कि हम इसमें आते हैं कि हमारा के अगर हम डेटा की बारे में बात करें कि जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट या एएमआर से है, तो ये डेटा है कि 2050 तक इससे जो है 10 मिलियन मौतें हो सकती हैं इससे, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, इवन छोड़िए ग्रामीण क्षेत्रों को, शहरी क्षेत्रों की भी बात करें तो लोग जाते हैं मेडिकल हॉल पे, डायरेक्ट बताते हैं कि दांत में दर्द है, बीमारी है, बुखार है, जड़ाए है या खांसी या कफ है, उसकी दवा दे दीजिए। अब फिर वो मेडिकल वाला दे देता है दवा और उसको खा लेते हैं। और उसमें भी क्या होता है कि खाते हैं किस तरीके से कि जैसे अगर 5 टेबलेट दिया है कोई चीज़ का तो 5 टेबलेट में स्टार्टिंग में 2 टेबलेट में ही अगर ठीक हो गए तो वो 2 टेबलेट के बाद 3 टेबलेट में ठीक हो गए तो 3 टेबलेट के बाद बाकी की दवा छोड़ देते हैं। तो जिससे अगर एक अंश भी शरीर में उस बैक्टीरिया का रह जाता है तो वो होता क्या है कि अब तो आप ठीक हो गए, तो जो दवा यूज किया आपने, अब जो जो आप में आपके शरीर में या वो किसी पशु के शरीर में जो अब बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन का वो अंश बच गया, अब वो क्या होता है कि प्रतिरोध क्षमता उस पर्टिकुलर दवा से या एंटीबायोटिक दवा से उत्पन्न कर लेता है, जिससे फिर अब आगे अगर आपको सेम बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो या वो जो बैक्टीरियल अंश जो बचा हुआ है जो वो अपना रेसिस्टेंस फिर डेवलप कर लेता है, फिर जो इन्फेक्शन आपके सामने आता है तो उसमें आप सेम दवा खाएंगे तो आपको असर नहीं करेगी। होता क्या है कि उससे पहले जो इंसान 100 mg की दवा खाता है, फिर 250 mg की खाता है, फिर 500 mg की खाता है, फिर हार्ड दवा खाता जाता है अपने कम करने के लिए। इससे क्या होता है कि उसके लीवर पे असर पड़ता है, उसके किडनी पे असर पड़ता है, उसकी मांसपेशियों पे असर पड़ता है और उससे बीमारियों के प्रति और सुबेदी या वल्नरेबल होता जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसी से संबंधित है कि आगे की अब कीट आधारित आहार के बारे में बात करें तो कीट आधारित आहार को किस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि कीट आधारित आहार या कोई भी चीजों को अगर हम न्यूज में देख रहे हैं या फिर मतलब अगर उसको अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिविटी भी होना उतना ही जरूरी है। ऐसा ना हो कि मतलब जो चीजें पहले अभी 100 रुपए में अवेलेबल है वही चीज अगर हमें बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत चीजें इन्वायरमेंटली वायबल भी है, हर चीज है, लेकिन अगर वो चीजें हमें 1000 की मिलेगी तो कोई नहीं अपनाएगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए।
तो अब जैसे कि पशु आहार की बात करें तो जो पशु आहार आसानी से उपलब्ध है, जैसे चारागाह की बात कर ले या फिर मतलब बेसिक जो खाद्य पदार्थ वो खाते हैं, जैसे हरी हरे मतलब ग्रीन ग्रास को, तो अब उसकी जगह हम किन किन चीजों को यूज कर सकते हैं जो कि हमें कॉस्ट के मतलब उसकी लागत को भी लेकर जो है वायबल होगी। तो इसमें ब्लैक सोल्जर मक्खियों के लार्वास जो होते हैं उन्हें यूज करते हैं, झिंगुर टिड्डे, ये ऐसे कीटों को भी जो कि अवेलेबल हैं और जिनका जो है पालन भी किया जा सकता है, ऐसे अगर मतलब ये चीजें सक्सेसफुल रहती हैं। तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो जो है उच्च मतलब संवर्धित प्रोटीन होती हैं, तो इनका जो है यूज आसानी से किया जा सकता है। फिर उसके बाद इससे क्या है कि जो जिनके जो जैविक अपशिष्ट हैं या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं चारे में, ठीक है। उससे भी उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे क्या होगा कि लैंड भी कम यूज होगा, अब पानी का भी कम यूज होगा, और इससे जो इमिशन होगा वो भी कम होगा, क्योंकि सारी चीजें बायोडिग्रेडेबल हैं, अब बायो संबंधित हैं, ठीक है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है। तो इससे क्या है कि जब जब हाईली इनरिच्ड प्रोटीन का आहार होगा या समृद्ध आहार होगा, तो इससे जो उनकी इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र जो है जानवरों की या पशुओं की वो बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि वो बीमारियों के प्रति उनमें सुवैधता में कमी आएगी और वो ज्यादा मतलब इफेक्टिव प्रभावशील होंगे। अब भारत में पहल के बारे में बात करें कि अभी इससे रिलेटेड कौन सी चल रही है, तो CIBA ICAR जो है झींगा और मछली पालन में, इन दोनों में कीट आहार की खोज और उसे बढ़ाने के लिए एक साथ मतलब आए हैं। अब सिवा ये ब्रैकिश वाटर से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब फिर ICAR जो कृषि संबंधित जो है एग्रीकल्चर रिसर्च से संबंधित है, तो ये लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसके अभी जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या पोषण संबंधी लाभ है, इन चीज़ों को भी नोटिस किया जा रहा है कि इसका क्या स्केलेबल कितनी है, ठीक है, कितना ज़्यादा मतलब बढ़ाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। इसमें कई वैज्ञानिक साक्ष्य ऐसे भी आए हैं कि इसमें जो है इनकी पाचन शक्ति में जो है वो भी बढ़ोतरी इससे हो रही है या मतलब अच्छी हो रही है, ठीक है। एक इसमें बताया गया है कि 1 किलोग्राम सोयाबीन को 0.76 किलोग्राम झिंगुर या 0.88 किलोग्राम टिक्के से ये टिड्डे से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सोया मील जो है खुद ही अपने आप में बहुत ज्यादा इनरिच्ड है या प्रोटीन समृद्ध है, ठीक है। लेकिन इसके भी जो है 1 किलो की जगह जो है इतने की ही यूज 0.76 या 0.88 जो केजी का ही यूज करना पड़ेगा। तो जिससे देख रहे हैं कि जब अगर इसके लिए सोया मिल के सामने जो है इसमें कमी आ रही है, तो अब नॉर्मल चारे की बात करेंगे तो नॉर्मल चारे का तो जो जितना भी चारा वो 0.25 में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे समझ गए कि ये जो है कम जो जगह भी लेगा, कम इफेक्टिव ज्यादा होगा। फिर उसके बाद इसमें जो एमिनो एसिड, फैटी एसिड या जो मतलब जो स्वस्थ वसा है या मतलब जो हेल्दी फैट जिसे कहा जाता है वो चीजें हो जो या सूक्ष्म या माइक्रो जो न्यूट्रिशन है वो उन चीजों से ये प्रचुर है या समृद्ध है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब फिर इसके साथ इसको जो है FAO या फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है कि कीट पालन को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है कीट आधारित आहार के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम लर्निंग कॉर्नर के बारे में देखें कि इसमें हमें जानना क्या जरूरी है रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बारे में, तो हमने उसके बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जब जो है बैक्टीरिया, वायरस, कवक या कोई भी प्रोटोजोआ है, अब जब ये सूक्ष्म जीव जो है अपनी जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर लेते हैं, जिनसे वो सेम दवाई का प्रयोग जो करने पर उसका असर नहीं होता है, उसी को हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या है, सिंपली बता दिया कि दवाओं का अति प्रयोग या गैर जिम्मेदाराना उपयोग, यानी बिना डॉक्टर की सलाह के उपयोग, सेल्फ खुद ही से ले लेना, ठीक है, ये सारे सिंपल है। फिर उसके बाद इनका इनकम्प्लीट डोजेज, जिसके बारे में बताया था कि अगर 5 का कोर्स है, 5 टेबलेट का कोर्स है तो 2 ही टेबलेट पे छोड़ देना। फिर ठीक है, कृषि एवं पशुधन क्षेत्र में ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो मतलब अननेसेसरी अब जरूरत जो है 2 ग्राम की है, लेकिन उसको 10 ग्राम जो अगर मतलब किसी पर स्क्वायर मीटर के लिए अगर 2 ग्राम की जरूरत है, तो अगर हम 10 ग्राम देंगे तो वो क्या होगा, अति पाचन होगा, वो फिर उससे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, अब फिर उससे रेसिस्टेंस भी डेवलप कर लेगा, ठीक है। फिर
अस्पतालों व क्लिनिकों में संक्रमण नियंत्रण की खराब स्थिति, क्योंकि अस्पताल की स्थिति में अभी भी इतना अवेयरनेस है नहीं। अगर लोग जाते हैं, कई लोग जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से भी कई बीमारियों को लेके चले आते हैं। अगर मतलब वहां पर सावधानी पूर्वक चीज़ों को नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब हर जगह, मतलब अभी क्या इंडियन टेंडेंसी है ना कि एक उत्सुकता रहती है कि कहीं गए हैं तो वहाँ क्या क्या है, तो अब अस्पताल जा रहे हैं तो सिंपली ग्लव्स लगा के जाना चाहिए या अपने प्रोटेक्शन के साथ जाना चाहिए। लेकिन लोग क्या है कि चले जाते हैं ऐसे ही, अब फिर बाकी क्या है कि वहाँ पे सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन करने लगते हैं, खुद ही को साइंटिस्ट समझने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो अपना वो तेजी जो होती है, जो तेजी दिखाते हैं, उसकी वजह से कई बीमारियां भी अपने साथ लेकर चले आते हैं घर। फिर उसके बाद शुरू होती है आगे की कहानी। अब इसमें क्या होता है कि इससे जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है। सिंपली कोई भी चीज़, पॉल्यूशन का मतलब ही है कोई चीज़ की जो अगर ज़रूरत 5 ग्राम की है, अगर वहाँ 6 ग्राम है, तो वो जो छठा ग्राम है वो पॉल्यूशन है। अगर कान के सुनने की शक्ति जो है 90 डेसिबल है, 100 डेसिबल हमें सुनाया जा रहा है, तो सिंपली यह बात है कि वो 10 डेसिबल जो है वो हमारे लिए पॉल्यूशन है। शरीर के लिए अगर CO2 की बात कर रहे हैं तो शरीर की क्षमता अगर 100 टन, मतलब एक एग्जाम्पल ये याद रखिएगा, अगर शरीर की क्षमता जो है 1 टन या 100 टन सहने की क्षमता है, अब उसमें जो बढ़ोतरी होगी या वृद्धि होगी तो वो जो है हमारे लिए पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन की डिफिनीशन ये कोई भी चीज जो है रिक्वायरमेंट या आवश्यकता से अधिक होना। ठीक है, तो अब जो इसमें हम देखें कि दवा अपशिष्ट में भी जो है वो बढ़ोतरी होगी, तो इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। ठीक है, वैश्विक स्तर पर, क्योंकि ये इंडिया ही इससे नहीं प्रभावित है, इसका जो प्रभाव देखा गया कि ये वैश्विक स्तर पर है, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज्यादा खाते हैं लोग। अभी क्या है कि बहुत छोटी छोटी चीज, अभी नजला होगा तो भी एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसी टाइम दवा लेंगे। अब पूरा दवा का अंबार सबके साथ चलता है। इसीलिए कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोरोना टाइम में जो कोरोना की जो इफेक्टिविटी थी वो शहर में या शहरी क्षेत्रों में, मेट्रो सिटी में, मेगा सिटी में बहुत ज़्यादा थी। आज कंपेयर करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में या स्लम बस्ती में कम थी, क्योंकि उन लोगों का इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग था। क्योंकि आप अगर सिंपली कि एक आदमी RO का पानी पी रहा है, एक आदमी जो है सिंपल पानी पी रहा है या मशीन का पानी पी रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इम्यून सिस्टम है जो RO का पी रहा है उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब वो अपने लिए पी रहा है कि दूसरा हो सका, वो अलग बात है कि उससे जो नॉर्मल पानी पी रहा है उसको कोई हो सकता है कि दूसरी बीमारी उस पॉल्यूटेड पानी की वजह से हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ज़्यादा है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग ज़्यादा देखी गई, जो कि कोरोना में ज़्यादातर ऐसे एग्जाम्पल देखे गए। ठीक है, फिर क्या होता है कि इस वजह से क्या होता है कि अननेसेसरी एक डिसीज आदमी लेता है तो इसे उपचार लागत, ये दवाओं को लेने का समय या अस्पताल में भर्ती होने का समय, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। ये सारे इसी से ही निकले हुए पॉइंट हैं कि जब अगर AMR का मतलब आप समझ गए कि AMR क्या है, तो अपने आप ही आप इससे ही एक एक पॉइंट अपने आप निकलते जाएंगे। फिर उसके बाद जो डेटा की बात की थी कि 10 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है इससे। ठीक है, अब इसका क्या है कि यूज, अब इसके मतलब इससे बच कैसे सकते हैं, तो वही सेम चीज है, जो चीजें बताई थी कमियां उसी को उलट दीजिए कि आप फुल कोर्स करें, दवा जो प्रिस्क्रिप्शन के साथ लें, दवा का जो है एक जिम्मेदाराना उपयोग करें, तो इन सब चीजों से जो है चीजें बच जाएंगी ऐसी ऐसी स्थिति में। ठीक है, AMR जैसे रोग या एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस में कमी आ जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या, कृषि में जिम्मेदार उपयोग, बेहतर स्वच्छता और सफाई, अधिक सुदृढ़ निगरानी और विनियमन। यानी विनियमन का मतलब यह है कि इन्फोर्समेंट भी उसी तरीके से होता है कि जो कि अभी भी मेडिकल क्षेत्र वाले जो हैं या मेडिकल पर जाने पर अगर दवा नहीं देना चाहिए उनको, ज़रूरी नहीं है कि वो अगर कोई आदमी आ रहा है मांग रहा है तो वो दे दे, उनसे कहीं ना कहीं प्रिस्क्रिप्शन की डिमांड करना चाहिए कि किस डॉक्टर ने भेजा है या उन्हें क्या एक्चुअल में क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है जन जागरण के लिए, क्योंकि इसको अभी जो AMR से रिलेटेड जो स्कूल करिकुलम में भी ऐड किया गया, क्योंकि इससे भी आप इसकी इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद भारत के इस क्षेत्र में प्रयास की बात करेंगे तो 2017 से 21 तक का ही के लिए, क्योंकि 2015 से ही बहुत ज़्यादा ये लाइमलाइट में इशू रहा। 2015 में भी मेंस में भी पूछा था AMR से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक तो राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई है इसके लिए, फिर रेड लाइन
जो कैंपेन चलाई गई थी, रेड लाइन कैंपेन, उसके लिए थी कि कुछ दवाइयां मतलब मैंडेटरी किया गया था मेडिकल शॉप पे कि जब तक डॉक्टर्स का कोई मतलब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो तब तक उस दवा को वो नहीं बेच सकते। तो ऐसी दवाओं में क्या होता है, रेड लाइन की मार्क एक खींच दी जाती है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा, कभी गौर करिएगा कि कुछ दवाइयों पे रेड लाइन का इस तरह का मार्क लगा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी दवाइयों पर जो एमआर का पशु से संबंधित, क्योंकि ये टॉपिक पशु से संबंधित है, तो इसमें जो है फिर मतलब आम जन के लिए एफएसएसआई का लॉ जो कि सारे आपके खाद्य पदार्थों से संबंधित नियम विनियमन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो एक जो है कहीं ना कहीं जो डेस्क होती है वहां पर एफएसएसआई का जो बोर्ड लगा रहता है या फिर उसका सर्टिफिकेट लगा रहता है कि ये जो है एफएसएसआई की तरफ से ऑथराइज्ड है या सर्टिफाइड है और उनके जो बनाए गए नॉर्म है उनको पालन करते हैं और उसके नॉर्म्स के अंतर्गत इन्हें जो है लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे रहा एएमआर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो है नेक्स्ट आते हैं तो आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल जो है 1 जुलाई 2025 को जो है नौसेना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये जो है पहली बार, ये जो अंतिम है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया था, ये अंतिम ऐसा युद्धपोत या फ्रिगेट है जो विदेशी सहायता के साथ बनाया गया है। मतलब ये जो है विदेशी सहायता से पहली बार है इसमें भी कि ज्यादातर जो कंपोनेंट है वो भारतीय प्रौद्योगिकी या भारतीय टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, जिन्हें आत्मनिर्भर भारत के तहत ही बनाया गया है। ठीक है, लेकिन इसके बाद के जो पोत होंगे वो उनको पूरी तरह भारतीय सहायता से ही बनाया जाएगा या भारतीय टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड होंगे। फिर इसमें देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर ये क्या क्या है। ये 8वां क्रिवाक श्रेणी का युद्धपोत है। ये चीज थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि अक्सर जो प्रीलिम्स में मेंस में, इनको मेंस में तो कम चांस रहता है लेकिन प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 8th क्रिवाक क्लास फ्रिगेट है। फिर उसके बाद क्या है कि उन्नत तुशील श्रेणी में दूसरा स्थान है। पहले ये तलवार और तेग जो सीरीज है इसको आगे देखेंगे कि ये भी सीरीज जो है इसी से रिलेटेड युद्धपोत या फ्रिगेट डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। उसी में जो है दूसरा तुशील जो सीरीज है उसका ये दूसरा है। ठीक है, इसमें विस्थापन क्षमता इसकी मतलब ले जाने की कितनी है, 2900 टन का सामान जो है ये या वस्तु या भार जो है लेके जा सकता है। इसकी लंबाई जो है 125 मीटर है और गति इसकी 30 समुद्री मील जो प्रति घंटा है। ठीक है, अब इसके चालक दल में क्या है कि ये 250 से ज्यादा लोगों को लेके जा सकता है। ठीक है, या 250 लोग इसके पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हथियार तैनात किए गए, तो हथियार में ज्यादातर जो फ्रिगेट है उनमें ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है उसको तैनात किया जा चुका है, सिटेल एएसएम को भी तैनात किया गया। तो ये सारी चीजें आप मतलब बाय डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ज्यादातर में इसे शामिल किया गया। फिर उसके बाद इसमें जो है 190.01 या 100 mm की जो मेन गन भी यूज की गई है। फिर उसमें टारपीडो या एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट का भी इस्तेमाल किया गया। फिर उसमें हर में जो है रडार का इस्तेमाल, फिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणालियों का इस्तेमाल, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब इसमें जो है स्वदेशी योगदान मतलब कितना जो इंडियन कंट्रीब्यूशन है, तो जो बताया था कि 26% जो है भारतीय निर्मित घटक का यूज इसमें किया गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रिगेट जो है इंडियन डिफेंस सिस्टम में फ्रिगेट कौन कौन से, क्योंकि अक्सर कभी कभी एग्जाम में पूछ देता। अब फ्रिगेट जैसे युद्धपोत के बारे में बता दिया गया था कि ये जो है मल्टी डायमेंशनल होते हैं या मल्टी फैसेट होते हैं, यानी बहुभूमिका वाले होते हैं या मध्यम रेंज के होते हैं, जिसमें जो है पनडुब्बी रोधी या वायु रोधी या सतही युद्ध के लिए इनको तैनात किया जाता है, जो कि एक देश की नौसेना के लिए थल सेना और नौसेना से संबंधित जो एक तारतम्य या समन्वय की कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं कि भारतीय नौसेना में इंपॉर्टेंट फ्रिगेट या युद्धपोत कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शिवालिक क्लास जो पूछा भी जा चुका प्रोजेक्ट 17 के तहत। ठीक है, क्योंकि ये पहला स्टेल्थ फ्रिगेट था। ठीक है, तो इसमें स्टेल्थ डिजाइन किया। स्टेल्थ डिजाइन का मतलब ये होता है कि जो युद्धपोत जो है रडार से बच सकने में सक्षम हो। ठीक है, उनको स्टेल्थ
कहते हैं, ठीक है। फिर इनके डिजाइन, इसमें सेंसर भी हाईली इनरिच्ड या मतलब डेवलप्ड सेंसर का यूज किया गया था। ब्रह्मोस जो है मिसाइल इस पर भी तैनात की गई थी, ठीक है। फिर ये मडगांव डॉकयार्ड शिप, ये कुछ कभी कभी पूछ देता है, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती जानने की, बस इतना पूछ देता है कि प्रोजेक्ट, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ देता है कि प्रोजेक्ट 17 किससे रिलेटेड है, या प्रोजेक्ट 17A किससे संबंधित है, इस तरह से पूछ देता है, ठीक है। इतना डिटेल में कभी नहीं पूछता। फिर उसके बाद आते हैं नीलगिरी क्लास। ये कभी हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि 1770A जो है क्या क्या था, ठीक है। तो जैसे ये जो है हमारा शिवालिक क्लास था, शिवालिक क्लास के बाद नीलगिरी क्लास, तो ये इसमें क्रोनोलॉजिकल क्रम में भी लगाने को आपसे कह सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आता है कि उसमें भी सिंपल ये, क्योंकि शिवालिक श्रेणी का उत्तराधिकारी या अनुवर्ती है, उसके बाद का इसको भारतीय शिपयार्ड पर ही बनाया गया था। इसमें क्या है, बराक बराक 8 अब फिर ब्रह्मोस से लैस होगा। तो इससे क्या समझा, जो बताया आपने कि ब्रह्मोस सब में लगा दीजिएगा, कोई बात नहीं है, वो आपका सही ही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि तलवार श्रेणी, उसके बाद आती है ये जो है रूसी निर्मित है, अक्रवाक थर्ड डिजाइन है, ठीक है। इसमें भी वही चीज है कि इसमें जो एंटी सबमरीन वारफेयर क्या है, और फिर मल्टी मतलब इसकी बहुभूमिका है, कई कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, युद्ध के लिए भी, शांति अभियानों के लिए, फिर समुद्री सुरक्षा के लिए भी, इस तरह से ये इसकी कई भूमिकाएं हैं, ठीक है। या फिर मतलब कोई इसके खोजी अभियान के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल जो खोज हो रही है, या फिर जो पेट्रोलियम की जो भी खोज हो रही है, वहां पर भी यूज किया जा सकता है इसको। तो कई भी, अब फिर ये समुद्री है वो, ये फ्रिगेट यानी युद्धपोत है, लेकिन इनका जो है सतही वारफेयर के लिए या सतही युद्ध के लिए भी यूज किया जा सकता है एज अ प्लेटफॉर्म उनको यूज करके। फिर उसके बाद सबमरीन के भी अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, और वायु सेना, अगर कोई वायु आक्रमण होता है उसके भी अगेंस्ट इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके तहत भारत ने जो है 6 जहाजों को शामिल किया था, ठीक है। अब इसके बाद आता है, जैसे बात किया था कि तेग क्लास। अब तेग क्लास जो है सिंपल सा तलवार क्लास के बाद ही आया था। इसमें क्या है, और हाईली सेंसर्ड है, हथियारों का उपयोग किया गया था। इसमें क्या है कि 3 INS तेग, तरकश, त्रिकंद इसी के तहत तेग क्लास में ही आते हैं, ठीक है। फिर आता है तुशिल क्लास, जिसके बारे में, तमाल के बारे में बात किया था अभी जो स्टार्टिंग में, जिसके जो हमारा टॉपिक है वो भी तुशिल क्लास में, ये उन्नत कृवाक श्रेणी का है, ठीक है। तुशिल, INS तमाल, ये दोनों जो है इसी के ही पार्ट है, ठीक है। तो ये कभी पूछ सकता है कि ये जो INS तमाल है वो किस श्रेणी का है, तो ये तुशिल श्रेणी का है या तुशिल क्लास का है, ठीक है। अब फिर क्रोनोलॉजी में आ सकता है, या प्रोजेक्ट 17 या 17A क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, खासतौर से प्रीलिम्स में। अब इनकी मतलब अगर मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो रडार से बचने के लिए इन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है उनसे लैस किया गया इनको, रडार और सोनार प्रौद्योगिकी से ये जो है उन्नत है, ठीक है ना। तो एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए ये जो है एकदम डेवलप किए गए हैं। फिर ये कई मल्टीपल या बहु भूमिकाओं को भी अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो भी डिस्कस किया पीछे उन्हीं को समाप आप करेंगे तो इनकी मुख्य विशेषताएं मिल जाएंगी, ठीक है। फिर सामरिक महत्व की बात करेंगे, तो क्योंकि भारत में देखते हैं कि एक बड़ा क्षेत्र जो है ये पूरा जो है कहीं ना कहीं समुद्री क्षेत्र ही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो, अब फिर भारत के व्यापार भी ज्यादातर 80% से ज्यादा जो व्यापार हो रहे हैं वो समुद्री मार्ग से ही हो रहा है। तो ऐसे में भारत को समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा पर ध्यान देना अहम हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि भारत की समुद्री क्षमता और फिर लंबी दूरी तक के चीज़ों को कवर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिर ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑप्टिकल्स केबल्स हैं या समुद्री संचार लाइनें हैं उनकी रक्षा के लिए भी ये एक अहम कड़ी की साबित होते हैं। फिर आगे आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार पनडुब्बियों का इस्तेमाल या हवाई हमलों का इस्तेमाल अन्य देशों द्वारा किया जा रहा है। जैसे हमने ईरान के केस में देखा कि इजराइल द्वारा या ईरान द्वारा इजराइल पर, फिर अमेरिका की उसमें भूमिका को देखते हुए ऐसा लगता है कि किसी भी देश की जो
बुनियाद होती है वो उसकी जो है आर्मी या उसकी सैनिक शक्ति पर ही निर्भर करती है कि वो सैन्य रूप से कितना स्ट्रांग है। यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है विश्व में। ना कोई लॉ की अभी वैल्यू है, ना किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, ना अर्थव्यवस्था की वैल्यू है, किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं। सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू है कि कोई भी देश जो है सैन्य रूप से कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अगर कोई देश सैन्य रूप से स्ट्रांग है तो कम से कम वो वहां पर लोग चैन की नींद सो सकते हैं। सिर्फ यह चीज तो भारत के साथ यही है कि भारत ने जो परमाणु बम डेवलप किया है, फिर उसके बाद जो है अलग अलग तरीके के ये जैसे फ्रिगेट की बारे में बात की है, या फिर पनडुब्बियों एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए जो सक्षम है, या फिर जो अग्नि सीरीज है जिसमें जो है अग्नि 5 में जो है 4000 से 5000 किलोमीटर तक की दूरी कवर की जा सकती है आसानी से, जबकि एक्चुअल में उससे भी ज्यादा दूरी कवर की जा सकती है, लेकिन उतना जो है बताया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि अगर जो सैन्य क्षमता जो मजबूत है, तो उसकी वजह से लोगों को एक जो है ढारस रहती है, या एक जो है एक आराम होता है कि वो अपने देश की सैन्य क्षमता पर उन्हें भरोसा हो सकता है कि उन पे आक्रमण कभी नहीं किया जा सकता। अगर आक्रमण किया जाता है तो वैसी स्थिति में वो देश जो है जवाब देने में सक्षम होता है। तो इसीलिए इन सारी चीजों का इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा को सक्षम करना, जैसे कि बताए थे कि ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, तो ये बहुत ज्यादा लगभग जो है 7500 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र है ये, तो इसकी जो सुरक्षा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो सामरिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है, रणनीतिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित देखें तो ऊर्जा के क्षेत्र से भी ये इंपॉर्टेंट है। विश्व में वैश्विक पटल पर एक जो है सुदृढ़ देश या मजबूत देश के रूप में अपनी स्थिति बताने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और फिर जैसे भारत के देश के आसपास के क्षेत्र हैं, या फिर क्योंकि यहाँ पर भी देखिए कि नौसैनिक अड्डा है अमेरिका का डियोगो गार्सिया में, तो ऐसे में जो है भारत का सैन्य रूप से शक्तिशाली या मतलब सक्षम होना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब अगर हम क्वांटम आधारित संचार की बात करें तो क्वांटम आधारित संचार में यह है कि इंडिया का टारगेट ये है कि 2030 तक जो है अपने जो परिचालन क्षमता है क्वांटम आधारित संचार, जैसे कि अभी क्या सैटेलाइट बेस्ड जो संचार चल रहा है उसमें उस संचार क्षमता को जो क्वांटम बेस्ड, जिससे जो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, सटीकता ज्यादा हो जाएगी, अब फिर उसको इंक्रिप्शन यानी उसमें जो छेड़छाड़ करना जो है मुश्किल हो जाएगा, आज इंडिया में या हैक करना मुश्किल हो जाएगा, इनफैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वैसी क्षमता डेवलप करना जो है जिससे जो है नागरिक और सैनिक सैन्य सेवाओं दोनों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण साबित हो। तो इसके लिए इंडिया जो है इस प्रौद्योगिकी पर काम कर रहा है कि उपग्रह आधारित क्वांटम संचार की दिशा में ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए जो है जून 2025 में ही डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ जो 1 किलोमीटर के फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक पे जो है काम किया था। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है, क्वांटम का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी मात्रा जो है जहां तक हम पहुंच सकते हैं उसको क्वांटम कहते हैं। और ये काम इस तरह से करती है कि दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो इंटेंजलमेंट, जो इंटेंगल्स होते हैं यानी मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूसरा क्या है, सुपर पोजिशनिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो दो पहलू इससे क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम यांत्रिकी से संबंधित इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आगे भी डिस्कस कर देंगे। और फिर अगर साइंस का आएगा, कोई साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक करेंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अभी पूरी टेक्नोलॉजी बताने बैठेंगे तो 1 घंटे से ज्यादा उसी में लग जाएगा। इसमें क्या होगा कि सिक्योर की रेट जो है बहुत ज्यादा है, 240 बिट है, ठीक है, पर सेकंड। जो कि आपने देखा होगा अभी ज्यादातर जगह आप जो है 64 ही देखते होंगे, तो 64 की जगह ये है 240 है। ये समझ जाइएगा कि 64 और 240 में सिर्फ ये जितना दिख रहा है उतना ही डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियली जो डिफरेंस होता है ये एक्सपोनेंशियल वे में होता है। तो इसके में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी में। तो ये एकदम मतलब सिक्योर हो जाता है और जो मतलब अनहैकेबल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसमें जो है क्वांटम एरर रेट होता है, एरर रेट भी जो है बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाती है, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें जो है
क्योंकि फ्री स्पेस यूज का किया जाता है, इसमें कोई फाइबर ऑप्टिक्स या केबल पर निर्भरता नहीं होती। ठीक है, तो ये सेफ और सिक्योर भी ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे युद्ध के समय, ऐसे में ये चीजें जो है ज्यादा मतलब इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि इनको भेद पाना मुश्किल होता है। इसके लिए इंडिया पहले से भी काम कर रहा है, जैसे कि 2022 में भारत का पहला इंटरसिटी क्वांटम लिंक डेवलप किया गया था, जो कि अंडरग्राउंड था। उसी तरह 2024 में भी जो है टेलीकॉम ग्रेड जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनको डेवलप किया गया था, जो कि 100 किलोमीटर तक के लिए रेंज के लिए जो है डेवलप किया गया था। ये जो 100 किलोमीटर QKD, ये मतलब क्वांटम की जो है उससे संबंधित था। ठीक है, अब क्या इसके सामरिक महत्व की बात करें, अगर सामरिक महत्व की बात करें तो ये जो है सुरक्षित और संरक्षित संचार की अनुमति देता है, या मतलब उसको जो है वैसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर सुरक्षित जो है संचार किया जा सके, और जहां पर जो है जो कि, क्योंकि पहले ही बात किया था कि इसमें जो कोई फिजिकल ट्रांसमीटर नहीं होता, या फिजिकल जो तार जैसे वायर है वो वायर की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ऐसे में ये जो है अपने आप में सेफ और सिक्योर हो जाता है। क्योंकि इसको जो है तोड़ पाना फिजिकल या भौतिकी रूप से, जैसे केबल है, केबल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जैसा कि कई बार हम लोगों ने देखा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि इसमें जो लंबी दूरी के संचार भी कहीं ना कहीं पॉसिबल होते हैं, क्योंकि आप जो है ये इसमें जो रेज होती हैं या फिर जो पार्टिकल्स की मदद ली जाती है, जो क्वांटम कुंजी वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें काम करती हैं। अब जो है वैश्विक स्तर पर भी देखेंगे तो चीन जो है, चीन में मिसियस जो सैटेलाइट है वो 1200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लिए जो है डेवलप कर चुका है अपना। अब इंडिया की जो बात किया था, इंडिया की जो दोहरी है, नागरिक और सैन्य रणनीति दोनों के लिए लाभ का जो है फायदा दोनों ही क्षेत्रों में उठाया जा सके, इसीलिए इसरो DRDO दोनों जो है इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। ठीक है, और इंडिया का 2030 तक का टारगेट है कि इस चीज में आगे बढ़ सके। फिर इसमें जो हम बताए थे क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत, तो एक तो पहले क्वांटम एंटेंगलमेंट हो गया, अभी दूसरा सुपरपोजिशन। इसके तहत सूचना को जो है सुरक्षित और इन मतलब हैक ना किए जाने वाली स्थिति के साथ जो है इसको भेजा, इसमें भेजा किस तरह से जाता है, इसमें क्वांटम कुंजी जो होती वितरण होती है, तो मतलब एक बिट बनाई जाती है, जैसे आप लोगों को बिट बाइट होगा, तो उसमें क्या होता है कि जैसे 0 1 है। ठीक है, तो ये एक बिट ये है, एक बिट ये है। ठीक है, लेकिन क्वांटम में क्या होता है कि इस पर भी 0 1 की तरह काम करता है। तो ये जो है जैसे कि 2 है, ठीक है, तो ये 2 की जगह ये जो 0 1 अभी 2 था, अब यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पे ही, तो 4 की जगह यहाँ जहां पर 2 होना चाहिए वहां पर इनका जो है 8 हो जाएगा। इसी तरह 8 की जगह जब जहां पर उनका 4 होगा वहां पर ये 16 हो जाएगा। मतलब इतने बिट में काम करेगा, तो जितना ज्यादा वो बिट में काम करेगा उतना ही ज्यादा जो है उसको हैक करने में परेशानी होगी, उतना ही ज्यादा सिक्योर होगा। और फिर इसमें अगर इतना माइन्यूटली अगर जुड़े रहते, तो इसमें जैसे हमने क्रिप्टोग्राफी वाले में भी पढ़ा था कि उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी ब्लॉक में छेड़छाड़ होती है किसी प्रकार की, तो अपने आप मैसेज आ जाता है दोनों पार्टी को, रिसीवर और सेंडर दोनों पार्टी को मैसेज आ जाता है कि कुछ जो है गड़बड़ है, या कोई भी हैक करने की इसमें, या कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वांटम जो की होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वही होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये फोटान होते हैं, फोटान का यूज किया जाता है, क्योंकि जो सबसे माइन्यूट लेवल पे जाते हैं तो वो फोटान ही हो जाते हैं। इसमें जो अभी पहले ही बात की थी, ये क्रिप्टोग्राफिक कुंजी को साझा करने में जो मतलब जो सिक्योर की होती है उनको जो है फोटान के मोड से किया जाता है, और उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर में कहीं ना कहीं किया जा सकता है, उसमें भी ऑप्शन रहता है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि अगर कोई भी, जैसे कि हमने बात किया था कि पहले कि अगर इसमें कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो अपने आप ही मैसेज चला जाता है, तो इससे क्या है कि ये इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार काम करता है, तो पहला जो क्वांटम कण जो है फोटान जो होते हैं एक चैनल पे भेजे जाते हैं, जब भेजा जाता है तो अपने आप वो इंक्रिप्शन की या की जो सिक्योर की डेवलप करेगा, और सिक्योर की ही जाती है दूसरे के पास, जिससे वो
जो इनकोडेड मैसेज या इनक्रिप्टेड मैसेज होता है वो उसको डिकोड कर पाता है। तो डिकोड तभी कर पाएगा जैसे आप लोगों ने आपने इनक्रिप्शन जो अभी बैंकिंग ऐप जो यूज कर रहे हैं उसमें भी देखा होगा कि वो जो है उसमें इनक्रिप्शन ही टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिससे जो सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। इसमें जो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो है इसमें ही अप्लाई होता है। इस सिद्धांत के बारे में भी हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, आप लोग इसमें जो कराया था करंट अफेयर अगर पूछा जाता है तो बस इतना ही पूछा जा सकता है कि ये सिद्धांत का इसमें रोल है या इससे ये सिद्धांत संबंधित है, एक ऑप्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि क्वांटम संचार के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो जैसे प्रकार के बारे में बात किया, एक तो पहले ऑप्टिकल है जो कि इंडिया अभी कर चुका है काम उस पर। ठीक है, एक मुक्त अंतरिक्ष है जो कि एयर में किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब रिसीवर सेंडर दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों इस पर ही होते हैं, दोनों भूमि आधारित होते हैं। ठीक है, या हवा में हो सकते हैं। इसका जो है ज्यादातर युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किया गया अभी तक जो है। फिर थर्ड वन जो आता है उपग्रह आधारित जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो क्वांटम जो उपग्रह आधारित होते हैं उसमें जो है बड़े क्षेत्र को बड़े एरिया को कवर किया जा सकता है, क्योंकि इससे समझिए ना कि अब जितनी ऊंचाई से करेंगे तो उतना ज्यादा एरिया कर पाएंगे। तो इसमें जब महाद्वीपों तक को शामिल किया जा सकता है तो दूरी भी उसी प्रकार जो है बढ़ती है। जैसे कि फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो 100 से 200 किलोमीटर तक का यूज किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज के लिए क्वांटम के लिए। मुक्त अंतरिक्ष की बात करें तो हवा में युद्ध क्षेत्र में या सतही उपयोग के लिए किया जाता। तो लेकिन इसमें भी दूरी लिमिटेड होती है। जैसे मिसियस की बात की थी तो उसमें क्या था कि 1200 किलोमीटर तक ही अभी कर रहा। ठीक है, अभी लेकिन उपग्रह आधारित में क्या होता है कि महाद्वीपों के पार तक का जो है ट्रैकिंग संभव हो जाती है। अब वैश्विक एवं भारतीय परिदृश्य की बात करें तो चाइना जैसे काम कर रहा है। फिर उसके बाद ये लगातार भारत ने अपने जो भी इसमें डेवलपमेंट किया, जैसे 2012 में इंटरसिटी क्वांटम फाइबर लिंक डेवलप किया था। फिर 2024 में भी इस पर जो है 100 किलोमीटर का क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर काम किया था। फिर अभी रिसेंट जो टॉपिक है हमारा उसमें 2025 में आईआईटी दिल्ली के साथ डीआरडीओ ने फ्री स्पेस इंटेंगलमेंट डेमो किया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी तक ये 2024 में 25 में जो पहले के हुए हैं वो जो है ऑप्टिकल या फाइबर लिंक बेस्ड थे। अभी जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जिसमें जो यूज किया गया है वो फ्री स्पेस को यूज किया गया। इंडिया का टारगेट ये है कि 2030 तक इस चीज को पूरा किया जा सके। इससे फायदा क्या होगा, सैन्य क्षेत्र में भी होगा कि सुरक्षित युद्ध क्षेत्र संचार किया जा सके। कि जैसे कारगिल के समय देखा गया कि अमेरिका ने जीपीएस सेवाएं देने से इनकार कर दिया था। अब ये हो सकता है कि अगर अमेरिका के हम जीपीएस सेवा यूज कर रहे हैं, अगर हमारा अमेरिका के साथ ही युद्ध हो जाए या किसी अमेरिका के फ्रेंड के साथ ही हमारा युद्ध हो जाए तो ऐसी स्थिति में तो हम वल्नरेबल हो जाएंगे। हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए तो एक घाटे की बात होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जब अपना खुद का ये सिस्टम डेवलप रहेगा तो हम किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहेंगे, जिससे हमारी स्वायत्तता बनी रहेगी, संप्रभुता बनी रहेगी, हमारी जो एक सक्षमता जो है विश्व स्तर पर बनी रहेगी। फिर उसका बैंकिंग और वित्त में भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि जैसे अभी फ्रॉड दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, फ्रॉड को ही कंटेन करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आई या क्रिप्टोग्राफी टेक्निक आई। फिर उसके बाद जो आगे स्टेज में इसको हम जो क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। फिर सरकार और अंतरिक्ष के लिए भी यूज कर सकते हैं। सरकार अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सरकारी डेटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डेटा होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। तो ऐसे में सरकारी डेटा को सिक्योर और सेफ ट्रांसफर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और उसको मतलब स्टडी करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये आगे का आने वाले समय में देख सकते हैं कि अगर ये चीज़ें डेवलप होती है तो जिस प्रकार की स्पीड है, जिस प्रकार की इसकी कैपेसिटी है, उसमें जो है ये आगे का हमारा जो इंटरनेट होगा वही इसी पर बेस्ड हो सकता है, जिससे हो सकता है कि आगे डेवलप हो तो ये कम एनर्जी कंज्यूम हो। फिर जलवायु परिवर्तन को लेकर जैसे मुद्दे चल रहे हैं, इसमें ये हो सकता है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली ज़्यादा हो। तो ऐसे में यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब फिर लास्ट टॉपिक आते हैं, इसको तेजी से कर लेते हैं क्योंकि ये आपने अक्सर न्यूज में भी बहुत ज्यादा सुन लिया होगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर।
ठीक है, ये कभी पूछ सकता है, कभी बाय द वे अगर प्रीलिम्स में पूछ सकता है। मिडनाइट हैमर नाम दिया था, जिसमें जो है अमेरिका ने पाकिस्तान के 3 जो है न्यूक्लियर प्लांट थे, जहां पे ऐसा उन्हें शक था कि वहां पर न्यूक्लियर को उस हद तक संवर्धित किया जा रहा है, या परमाणुओं को, जो कि यूरेनियम 2235 है, उसको इस स्तर तक संवर्धित किया जा रहा है जो कि 90 से ऊपर होता है, जिससे परमाणु बम बनाए जा सके। उन सुविधाओं में फोर्डो, नातांज और इस्फहान तीनों जगह शामिल थे। ठीक है, ये फोर्डो, नातांज, इस्फहान तीनों, इनका मैपिंग भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैपिंग में भी पूछ सकता है। और फिर दूसरी चीज, आपको मिलान करने के लिए पूछ सकता है। जैसे कभी कभी होता है कि सीरिया की कोई जगह उठाया, अफगानिस्तान की जगह उठाया, अफ्रीका में किसी जगह चल रहा है, जैसे कि दारफुर को कह सकता है, उठा सकता है, या अमेरिका में लॉस एंजलिस के पास जो अभी विद्रोह के मतलब ज्यादा हुए थे, ये माइग्रेंट को लेकर जो बवाल हुआ था, उसको लेकर आपको जगह मिलाने को भी पूछ सकता है। उसमें हो सकता है कि तीनों जगह में से कोई जगह उठा दे, या फिर इसको सीरिया के साथ मिला दे, या अफगानिस्तान से मिला दे। तो थोड़ा सा इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब हमले का विवरण की बात करें तो इन्होंने जो है फोर्डो में जो है तीनों जगह भूमिगत ही था। फोर्डो में ज्यादा बड़ा मतलब बड़ा प्रोजेक्ट था उनका, तो वहां B2 स्टेल्थ जो बम्बारमेंट की उन्होंने। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे बंकर बस्टर का यूज किया था, जो 12 GBU-57 बंकर बस्टर उसको कहते हैं कि जो बम जो होता है कई फीट पहले नीचे चला जाता है, जमीन के नीचे जाता है, फिर ब्लास्ट होता है, जिससे जो है जो धरती के नीचे या अंडरग्राउंड फैसिलिटीज या अंडरग्राउंड जो भी प्रतिष्ठान है उनको नष्ट आसानी से किया जा सके। उसी तरह जो है नतांज और इस्फहान में भी इन्होंने किया था। इन दोनों जगहों पर क्रूज मिसाइल का भी यूज किया था। इसका इसमें इन्होंने जो टेक्निक मतलब टेक्निक यूज की थी, वो इसमें स्टेल्थ टेक्निक थी और डिसेप्शन, जिससे जो है इनको जो ईरानी रडार थे वो ट्रैक नहीं कर पाए कि कब ये आए, कब ये अटैक किया, कब ये चले गए। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है उन्होंने। तो इसके बारे में अगर हम देखें, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर क्या है। ठीक है, तो ये सिंपल सा अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है, जो कि 13,600 का मतलब वजन का पेलोड लेके जा सकता है, या युद्ध सामग्री लेके जा सकता है। जो कि ये जो दोनों के बारे में बात किया हमने, जो बम्बार्डमेंट के लिए जो यूज किए गए हैं, जो बंकर बस्टर बम थे, तो ये जो अभी मतलब ऐसा कहा जा रहा है या ऐसा माना जा रहा है, इसका कोई मतलब ऐसा कोई प्रूवन प्रूफ नहीं है कि मतलब यही है। कहीं कोई मतलब ये कोई मतलब इस तरह की नुमाइश नहीं होती कि सभी देश अपने अपने जगह के बम रखे, और फिर वहाँ चेक होके फिर कोई चेकर है, फिर उसके बाद बताता है कि नहीं ये अमेरिका का जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली बम है। तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बंकर बस्टर बम है, ये जो आपका मैसिव ऑर्डिनेंस, ये पेनिट्रेटर MOP जो है GBU-57, ये जो है सबसे मतलब शक्तिशाली बम है अभी तक उपलब्ध। ठीक है, तो ये जो है गहराई के अंदर तक जाकर जो है ब्लास्ट कर सकता है, और बड़े बड़े मतलब इसका इफेक्ट जो है ज्यादा रहता है। ठीक है, इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो लंबाई है ये 20 फीट से अधिक है, और 200 फीट तक के नीचे अगर कंक्रीट का बनाया गया है तो भी ये 200 फीट तक अंदर जा सकता है, जाने में सक्षम है। ठीक है, और ये GPS एडेड होता है, जो कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज करता है। ठीक है, और ये क्योंकि इनर्शियल नेविगेशन के सिस्टम को यूज कर रहा है, तो इसमें ग्रेविटेशन का भी जो इफेक्ट होता है वो भी आता है, तो काफी गहराई तक चला जाता है, काफी वारहेड आसानी से लेके जा सकता है। ठीक है, इससे ये जो है जब अगर स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होती है तो कठोर से कठोर चट्टानी संरचनाओं में भी आसानी से प्रवेश करने में सक्षम होता है। इसका जो पहला प्रयोग हुआ है वो यही 22 जून को, यानी कल जो है अमेरिका द्वारा ईरान के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, इसको अभी तक सबसे शक्तिशाली वो एक मत शक्तिशाली बम में से एक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है कि B2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर। ठीक है, ये जो है लंबी दूरी का विमान है, जो अभी पीछे जो हम GBU-57 की बात करें, इसको ले जाने के लिए जिस विमान का यूज किया गया था वो B2 स्प्लिट है, जो कि एक विमान है। ठीक है, जिसको अमेरिकी वायुसेना ने डेवलप किया, जो कि रडार से या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप है, रडार से आसानी से बच निकलने में सक्षम होता है। और फिर इसका यह है फायदा कि इसके बारे में कि ये बहुत ज्यादा दूरी
वन स्ट्रेच में यानी एक बार में कवर कर सकता है, और रिफ्यूलिंग के लिए भी इसको नीचे उतरने की जरूरत नहीं होती, ये रिफ्यूल भी रास्ते में ही कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी इसकी मतलब विशेषताएं हैं कि इसमें क्या है कि दो पायलट होते हैं, जब एक ही बार में वन टाइम में जो है एक ही बार में ईंधन भरे हुए 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये पेलोड जो है 18 टन तक ले जाने की क्षमता इसमें है, जिसमें जैसे कि GBU-57 को लेके गया था, जो कि परमाणु और गैर पारंपरिक बम दोनों शामिल हो सकता है इसमें, क्योंकि पेलोड जो होता है, पेलोड के प्रकार के आधार पर किसी भी बम को परमाणु और गैर परमाणु में विभाजित किया जाता है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये रडार जो है, जो रडार क्या होता है कि माइक्रोवेव्स पे काम करते हैं। वो माइक्रोवेव्स क्या होता है कि आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा, या फिर ऐसे इस तरीके की चीजें पढ़ी है कि इसमें करता है, रडार काम क्या करता है कि जैसे जा रहा है बीम जो है इमिट हो रही है या उत्सर्जित हो रही, तो जैसे क्या होता है कि चीजों से लड़ के आ जाती है, तो उससे 3D या 4D, जैसे आपको हमने सिंथेटिक अपर्चर रडार लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे काम करता है, तो उसी की तरह ये जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है काम करती है। तो इसमें क्या करती है कि हमारे पास होता क्या है कि चेक कैसे करते हैं कि जैसे यहाँ से रडार जो माइक्रोवेव्स छोड़ रहे हैं या उत्सर्जित कर रहे हैं, तो जैसे ये हाथ आया तो ऐसे 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 आ रही, क्योंकि यहाँ से तो करोड़ों में आ रहे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ से लड़के जा रहे, तो अगर ऐसे कोई चीज है, ठीक है, ऐसे हाथ हम कर दिए तो यहाँ से लड़के जाएगी, उसका अलग डायमेंशन होगा, इससे यहाँ से लड़के जाएगी, यहाँ से सब जगह से लड़के जाएगी, रिटर्न होगी तो अलग। तो ये जो लड़के जाएगी तो उससे एक डिजाइन वहां क्रिएट होगा, जिससे पता चल जाएगा कि सामने जो चीज आ रही है वो किस तरीके की है या किस तरह का उसका डिजाइन है। लेकिन जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है वो क्या करती है कि जो इधर से जैसे बीम आ रही है यहाँ से, तो ये जो बीम यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पर जब पहुंची तो यहाँ से लड़के वापस जाएगी, तो लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है कि ये जो बीम आ रही है इनको सोख लेता है या अवशोषित कर लेता है, तो वापस जाने ही नहीं देता। तो ये सामने वाली पार्टी को ऐसा लगता है कि जो बीम गई है वो सीधे चली गई, मतलब कि कोई सामने से नहीं आ रहा, जबकि एक्चुअल में विमान आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे कहते हैं। ठीक है, इसकी रणनीतिक भूमिका भी होती है कि ये बड़े से बड़े मिशन को करने में, अंजाम देने में सक्षम है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इन दोनों के काम्बो की बात करें, जैसा कि अभी यूज किया गया कि एक विमान है, ये जो है वारहेड है, ये विमान है, तो इससे क्या होगा कि बहुत दूरी तक की चीजें कवर करने में सक्षम होंगे, और सैन्य रूप से ये एक मजबूत भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और साथ में अमेरिका को अपने जो है, क्योंकि इतनी दूरी एक साथ के एक स्ट्रेच में कवर कर रहा है, तो अमेरिका को अपने बहुत दूर तक के जो लक्ष्य हैं उनको निशाना बनाने में इनके लिए, अमेरिका के लिए आसानी होती है या सुविधा का काम करते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे मिलते हैं और इसके साथ हम मेंस के भी टॉपिक कवर करेंगे। ठीक।